सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम रीडिंग लगाने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 12th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ये कौन सा है 6.4 रेप्लिकेशन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर इसका लाया है। तो आज हम रेप्लिकेशन की रीडिंग लगाने वाले हैं। तो पहली बात कि रेप्लिकेशन क्या होती है, तो रेप्लिकेशन होती है कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए अपनी जेरोक्स कॉपीज बनाता है तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये रेप्लिकेशन का आइडिया कब आया, किसने दे दिया, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कहता है कि जब वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया, तो किसने दे दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, और उसी दौरान इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक स्कीम प्रपोज की थी। कौन सी स्कीम? जिस स्कीम को हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाली स्कीम किसने दे दी थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट। कहता है कि यहां पर अगर हम उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट बयान करें तो जो नीचे दिया गया है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोट्स, इन्वर्टेड कामास बिगिन। दैट मीन्स ये जो बात है ये वाटसन और क्रिक की ही बात है, उन्होंने खुद ये कहा था। इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोट्स, तो ये हमारी आंखों से गायब नहीं है, मतलब ये हमारी आंखों के, मतलब ये हमारे जहन में ही है। इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोट्स, ये हमारी आंखों से दूर या दिमाग से दूर नहीं है। दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड, जो हमने स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का कंसेप्ट दे दिया ड्यूरिंग द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने कहा एडेनिन ऑलवेज विल बेस पेयर विथ थाइमिन विथ 2 डबल बॉन्ड्स एंड गुआनिन ये बेस पेयर करेगा साइटोसिन के साथ विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उसके चलते दैट द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्टेड अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। तो वो बेस पेयरिंग हमें दिखाती है देयर इज ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म। तो डीएनए में एक कॉपिंग मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है फॉर द जेनेटिक मटीरियल। तो डीएनए में क्या है? डीएनए में एक कॉपिंग मैकेनिज्म है, किसके लिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म है, जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है फ्रॉम पैरेंटल सेल टू डॉटर सेल्स। तो कब दे दिया इसने? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 को एक मैकेनिज्म पोस्टुलेट किया। दैट मैकेनिज्म वाज बेसिकली कॉपिंग मैकेनिज्म। उन्हीं दिनों उन्होंने क्या किया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे दिया था। द स्कीम सजेस्टेड दैट, तो ये जो कॉपिंग मैकेनिज्म वाली स्कीम थी, दैट मीन्स रेप्लिकेशन वाली स्कीम थी, ये सजेस्ट क्या कर रही थी? दैट द 2 स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद यही दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब सोरस। किसके लिए सोरस ये एक्ट करते हैं? फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो सोरस ये एक्ट कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूली कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स बन गए, ये सोरस एक्ट करते हैं एज फॉर द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनने वाला है इसी पुराने डीएनए स्ट्रैंड से, क्योंकि ये पुराने डीएनए स्ट्रैंड से एक्ट करेंगे एज सोरस। सोरस मीन्स टेम्पलेट। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जो नए स्ट्रैंड बनने वाले हैं उनके लिए सोरस कौन एक्ट करेगा? यही पैरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक है, और कंप्लीमेंट्री बनेगी। दैट मीन्स कंप्लीमेंट्री मीन्स बेस पेयरिंग। दैट मीन्स एडेनिन, अगर यहाँ पर है एडेनिन, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर है पैरेंटल स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है, तो एडेनिन, तो यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंप्लीमेंट्री, दैट मीन्स थाइमिन। उसी तरीके से कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वुड हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जब कंप्लीशन हो जाएगी किसकी? रेप्लिकेशन थी को, जो नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा? एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा क्या होगा? नया स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो एक नए स्ट्रैंड और एक पैरेंटल स्ट्रैंड की कॉम्बिनेशन रहेगी। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है? इससे हमें यही पता चलता है कि डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये एक सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स अगर दोनों ही पैरेंटल स्ट्रैंड रहते, वहाँ पर कोई नया स्ट्रैंड नहीं बनता, तो हम कहते हैं कि फुल कंजर्वेशन हो रही है। लेकिन वहाँ पर एक नया स्ट्रैंड और एक पैरेंटल स्ट्रैंड बन रहा है, तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि हाफ कंजर्वेटिव। दैट इसीलिए हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, अब है क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कब मिला? इट इज़ नाउ प्रूवन। तो ये अब प्रूव हो गया है कि जो डीएनए रेप्लिकेट
रेप्लिकेशन करता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेशन करता है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो इट वाज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एस्चर्चिया कोलाई। तो पहली दफ़ा सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो डीएनए का वो हमने किस पर प्रूव किया, इकोलाई पर। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद बाकी हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मैसेलन एंड फ्रैंकलिन सैल। तो मैथ्यू मैसेलन एंड फ्रैंकलिन सैल ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था एक एक्सपेरिमेंट। किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? एस्चर्चिया कोलाई पर। और कब ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था? 1958 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने? दे ग्रू इकोलाई। इन्होंने इकोलाई को, एस्चर्चिया कोलाई को कहाँ पर ग्रू किया? इसको ग्रो किया एक मीडियम में, न्यूट्रेटिव मीडियम में। लेकिन उस न्यूट्रेटिव मीडियम में इन्होंने क्या रखा था? N15H4Cl, ठीक है। और ये N15 क्या था? ये हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप कौन था? N15। लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। इतनी बात हमें याद रहनी चाहिए कि ये जो N15 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। एज ओनली द नाइट्रोजन सोर्स फॉर मनी जनरेशन। और बहुत सारी जनरेशन तक यही सोर्स रह गया कि नाइट्रोजन का, किसके लिए? इकोलाई के डीएनए के लिए, ठीक है। क्योंकि इकोलाई का डीएनए उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का सोर्स कौन बन गया था उस इकोलाई के डीएनए के लिए? N15H4Cl। द रिजल्ट वॉज दैट N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो रिजल्ट क्या हो गया? जब हमने बहुत सारी जनरेशन तक इसको ग्रो किया N15 में इकोलाई को, तो इसका जो नया स्ट्रैंड बन गया, पैरेंटल स्ट्रैंड से जो नए स्ट्रैंड्स बन गए, उन नए डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या था? उनमें N15 जुड़ा हुआ था। तो N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और जो बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उनके साथ भी जुड़ा था ये, ठीक है। कौन? N15। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है, कुड बी डिस्टिंग्विश्ड। ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल N15 हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे किससे? फ्रॉम नॉर्मल डीएनए से। कैसे? बाय सेंट्रिफिकेशन इन सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक। तो सेंट्रिफिकेशन से, लेकिन सेंट्रिफिकेशन हम यूज़ क्या करेंगे? सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निक, जिससे हम इस न्यूली सिंथेसाइज्ड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फ्रॉम जो ओरिजिनल डीएनए होता है उससे, ठीक है। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। और ये N14 से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। अब ये N14 कहाँ से आ गए? देखो यहाँ पर। देन दे ट्रांसफर द सेल्स। उसके बाद उन्होंने इन सेल्स को ट्रांसफर किया किसमें? जो N15 वाली सेल्स थी, इसको ट्रांसफर कर दिया इंटू मीडियम विद नॉर्मल N14H4Cl। तो अब इन्होंने न्यूट्रेटिव मीडियम में क्या रखा? N14 नाइट्रोजन 14 H4Cl। और उसके बाद इन्होंने अलाउ किया इस इकोलाई सेल को, जिसके अंदर N15 कोटेड थी, वो N15 लिंक्ड थी, वो इसको ग्रो करवा दिया इसी मीडियम में अब 2-3 जनरेशंस। और उन्होंने सैंपल्स हासिल किए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो जब इनको लगा कि सैंपल्स हासिल करने हैं तो इन्होंने सैंपल्स भी हासिल किए जब सेल्स ने मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी थी। एंड एक्सट्रैक्टेड, और उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया? द रिमेन डबल स्ट्रैंडेड हेलिसीज। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिसीज उन्होंने हासिल कर लिए। द वेरियस सैंपल्स वायर सेपरेटेड। बहुत सारे सैंपल्स, डीएनए सैंपल्स को हमने सेपरेट किया इंडिपेंडेंटली ऑन सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ द डीएनए। तो कौन सी टेक्निक यूज की गई? सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट टेक्निक हमने यूज की। किसके लिए? फॉर द सेपरेशन ऑफ द जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिसीज थी, इंडिपेंडेंटली हमने इसको क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया और सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक से। उसके बाद फिगर 7.6.7 सारा कुछ इसी में दिया है। देखो पहले हमारे पास क्या थी? N15 लेबल्ड जो थी, N15 कोटेड, जिनमें N15 लिंक्ड डीएनए था। तो वो इकोलाई हमने इनको ग्रो किया किसमें? N14 मीडियम में, और टू डिफरेंट जनरेशंस बहुत टाइम के लिए। तो यहाँ पर दिया है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स किसका टाइम है? इट इज़ टाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया। पहला ड्यूजनी करेगा आफ्टर 20 मिनट्स। तो N14 मीडियम में, तो वहाँ पर हमें क्या हासिल हो गया? वहाँ पर हमें हाइब्रिड्स मिल गए। N14 एक स्ट्रैंड था,
N15 दूसरा स्ट्रैंड था। तो हाइब्रिड्स हासिल हो गए। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कब हासिल हुई? आफ्टर 40 मिनट्स। तो सेकेंड जनरेशन में N14 क्या मिल गए? 2 मिल गए होमोजीनियस, और ये 2 मिल गए हाइब्रिड्स, N15 N14 हाइब्रिड्स 2 मिल गए। तो उसके बाद हमने क्या किया? सेपरेशन ऑफ DNA बाय DNA सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने डबल स्ट्रैंडेड DNA को क्या किया? उठाया, एक्सट्रैक्ट किया और इनको सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन बाय सीशियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो हमने N14 और N15 ये जो लाइट थे और ये हाइब्रिड्स थे, ठीक है। जब हमने इनको सेपरेट किया तो वहाँ पर हम N15 हाइब्रिड्स को हमने क्या किया? हाइब्रिड्स से हमने N15 को निकाल दिया, ठीक है। हैवी आइसोटोप को हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या है? उसके बाद है 10 द DNA दैट वाज एक्सट्रैक्टेड, जो DNA हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14 मीडियम दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स। कहता है कि 10 द DNA दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर, जो DNA हमने एक्सट्रैक्ट किया था पहले कल्चर में आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14, जब हमने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया था N14 में, दैट इज़ आफ्टर 20 मिनट्स। तो आफ्टर 20 मिनट्स जब हमने उसको ट्रांसफ़र किया किस में? N14 में। तो इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, उसके बाद इकोलाई ने डिवाइड किया आफ्टर 20 मिनट्स, और एक हाइब्रिड हमने वहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेंस थे वहाँ पर हमें हाइब्रिड्स क्या मिल गए? हाइब्रिड्स हासिल हो गए, या हम कहेंगे इंटरमीडिएट डेंसिटी हमें हासिल हो गई। तो हाइब्रिड्स का मतलब है इंटरमीडिएट डेंसिटी हमें हासिल हो गई, क्योंकि एक क्या था? एक ओरिजिनल था, एक नया था जो N14 लिंकर था। तो DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर, जो हमने DNA एक्सट्रैक्ट किया कल्चर से आफ्टर अनदर जनरेशन, तो उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आ गई आफ्टर 40 मिनट्स, उससे हमने DNA को एक्सट्रैक्ट किया। और जब हमने उन DNA स्ट्रैंड्स को एक्सट्रैक्ट किया सेकेंड जनरेशन से, तो वहाँ क्या मिला हमें? सेकेंड कंपोज्ड ऑफ इक्वल, तो वो DNA स्ट्रैंड्स किसके बने थे? कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड DNA एंड लाइट DNA। तो वहाँ पर N14 N15 लिंक्ड, दैट मीन्स हाइब्रिड DNAs थे, 2 मिल गए थे, और लाइट DNA भी, दैट मीन्स N14 भी 2 मिल गए थे। इफ़ इक्वलाई वाज अलाउड टू ग्रो, अगर हम इक्वलाई को अलाउ करेंगे किसके लिए? फॉर 80 मिनट्स, तो हमें क्या मिलने वाला है? व्हाट वुड बी द प्रपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी सिंपल है, अगर हमें 2 क्या मिल गए थे? अगर हमें 2 हाइब्रिड्स मिल गए थे, तो ये लाइट है, मतलब ये N14 N15 ये हाइब्रिड्स हैं। तो कितने हाइब्रिड्स हैं? हाइब्रिड्स 2, N14 N15। तो मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पर, तो हम ऐसे करेंगे N14 N15, ये कितने हैं? 2, ठीक है। तो 2 से कितने मिलने वाले हैं? 4, और 4 में क्या होने वाला है? देखो N14 N15 है, तो N14 N15 देखो, अगर N14 N15 है तो 1 या 2, 1 से मतलब ये 2 मिल गए। अगर हम 1 की बात करें तो 1 में हमें क्या मिलने वाला है? 1 में हमें 2 मिलने वाले N15, 2 हाइब्रिड्स, ये 2 हाइब्रिड्स मिलने वाले हैं, और मिलने वाला है क्या? N14 N14, ठीक है। N14 या N15 हमें मिलने वाला है, तो ये ऐसे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आगे ये चलेगा। देन व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज DNA मॉलिक्यूल्स। ओके, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव थायमाइडिन। बहुत सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हमने किए इन्वॉल्विंग यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमाइडिन। तो रेडियो एक्टिव थायमाइडिन को यूज़ किया गया टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसके लिए? टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DNA सिंथेसाइज्ड इन द क्रोमोसोम्स। कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA क्या हो रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नए क्रोमोसोम्स में कैसी है, ठीक है। वॉज परफॉर्मड ऑन वैसिया फैबिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये क्वेश्चन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इन द क्रोमोसोम्स वॉज परफॉर्मड ऑन वैसिया फेबा बीन्स, ठीक है, बाय टेलर एंड कोलीग्स। किसने किया? टेलर और कोलीग्स ने। कब किया? 1958 में। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द DNA इन द क्रोमोसोम्स आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो इससे भी प्रूव हो गया है कि जो DNA क्रोमोसोम्स में होता है वो भी रिप्लिकेट करता है, कैसे? सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये तो आज का लेक्चर है, तो आज की रीडिंग हमने कर डाली। उसके बाद है मशीनरी एंड द एंजाइम, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है।